नमस्ते। आज हम धर्मवीर भारती के एक बहुत ही मशहूर और क्लासिक हिंदी उपन्यास गुनाहों का देवता की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो प्यार की मासूमियत और समाज की उलझनों के बीच कहीं फंसी हुई है। देखिए, ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अपने आप में एक फिनोमेनन है। भारतीय भाषाओं में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक, और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी पीढ़ियों के बाद भी आज भी वैसी ही है। तो इस सफर में हम उपन्यास के 4 खास हिस्सों को समझेंगे। पहले उस शहर का माहौल देखेंगे जहां कहानी बसती है, फिर मिलेंगे उसके मुख्य किरदारों से, उसके बाद एक गहराता हुआ रहस्य, और आखिर में वो सवाल जो इस उपन्यास के नाम में ही छिपा है। कहानी का जो दिल है वो इलाहाबाद शहर में धड़कता है, और ये शहर सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा कैरेक्टर है। धर्मवीर भारती उपन्यास की शुरुआत ही इन खूबसूरत लाइनों से करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो इस शहर को किसी रोमांटिक कलाकार ने अपनी मर्जी से बनाया हो। यहाँ कोई सेट रूल्स नहीं है, कोई कसावट नहीं है। ये शहर असल में कॉन्ट्रडिक्शन से भरा है। कहीं बनारस से भी पतली गलियां मिलेंगी तो कहीं लखनऊ से भी चौड़ी सड़कें। एक तरफ बालू के रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ हरे भरे खेत। ये एक ऐसी जगह है जहां हर चीज में एक खूबसूरत बिखराव है, एक सोची समझी इर्रेगुलरिटी है। और इसी अलग से शहर में पनपती है एक कहानी। उपन्यास के बिल्कुल सेंटर में है चंदर और सुधा, और उनका वो पवित्र अनोखा रिश्ता जो इस कहानी की जान है, उसकी आत्मा है। तो चंदर एक होनहार लेकिन थोड़ा भोला रिसर्च स्कॉलर है, जिसे सुधा के पिता डॉक्टर शुक्ला ने अपने बेटे की तरह पाला है। और सुधा डॉक्टर शुक्ला की बेटी, वो चंदर के साथ तो एकदम चंचल और बचकानी है, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियां एक मैच्योर लेडी की तरह निभाती है। उनका ये जो सालों का साथ है ना, वो इतना गहरा है कि शायद वो खुद भी इसकी गहराई को नहीं समझते। उनके रिश्ते में एक मासूम सी छेड़छाड़ हमेशा चलती रहती है, जैसे इस पल में जब सुधा चंदर को चिढ़ाते हुए कहती है कि चाय बनाना उसका नहीं बल्कि उसके पापा का काम है। बस ऐसी ही प्यारी सी नोकझोंक उनके बीच होती रहती थी। उनका भोलापन इन छोटी छोटी बातों में दिखता है। चंदर मजाक में सुधा की सहेलियों को कह देता है कोयला बेचती होंगी, और सुधा वो शिकायत करने सीधे अपने पापा के पास भाग जाती है। यही छोटी छोटी तकरारें उनके रिश्ते की पहचान थी। असल में उनका रिश्ता किसी सोचे समझे प्यार या अट्रैक्शन से पैदा नहीं हुआ। ये तो सुबह की पहली किरण की तरह एकदम नेचुरल और पवित्र था। दोनों को पता ही नहीं चला कि वो कब एक दूसरे की जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन गए। पर कहानी में सिर्फ मासूमियत ही नहीं है। उपन्यास हमें एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही अंधेरी दुनिया से भी मिलाता है। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां डिसूजा भाई बहन की दुख भरी दुनिया है, जो चंदर और सुधा की मासूमियत के ठीक उलट है। उनका घर रोजलैंड बंगला। बाहर से देखें तो एकदम उजाड़, जंगली घास, टूटा हुआ गेट, उखड़ा हुआ पेंट, लेकिन अंदर अंदर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की तरह भव्य और बिल्कुल साफ सुथरा है। ये जो बाहर और अंदर का फर्क है ना, यही उनके किरदारों के छिपे हुए दर्द को दिखाता है। बर्टी की कहानी सच में दिल तोड़ने वाली है। उसने अपनी पत्नी को खो दिया, पहले एक धोखे की वजह से और फिर मौत की वजह से। और जब उनकी बेटी रोज की भी मौत हो गई तो बर्टी का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। उसकी पूरी दुनिया अब बस उस गुलाब के बगीचे के चारों ओर घूमती है, जो उसकी पत्नी की आखिरी निशानी है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सच। बर्टी की बहन पम्मी बताती है कि बगीचे से फूल कोई और नहीं बल्कि वो खुद चुराती है, और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे उस खूबसूरती से नफरत है जो एक बहुत बड़े धोखे और एक बहुत बड़ी त्रासदी की नींव पर खड़ी है। तो अब हम कहानी के अंत की तरफ आते हैं, जहां ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं, और उपन्यास अपने नाम का वो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने रखता है। सोचिए, एक तरफ चंदर और सुधा का मासूम रिश्ता है और दूसरी तरफ बर्टी और पम्मी की दुख और धोखे से भरी दुनिया। उपन्यास हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इन सब किरदारों में असली गुनाहों का देवता कौन है? वो जिसने धोखा दिया, वो जिसने सुंदरता को खत्म किया, या कोई और ही? शायद इसका जवाब उपन्यास की गहरी नैतिक उलझनों में ही छिपा है।